नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दुखद समाचार आया तमिलनाडु से। तमिलनाडु के गवर्नर, तमिलनाडु सरकार का या तमिलनाडु की जो विधानसभा है उसका सेशन शुरू हुआ। हम सब जानते हैं कि साल का पहला सेशन जब शुरू होता है तो गवर्नर अपनी बात रखता है। अब गवर्नर के लिए उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को सजेस्ट करता है या उसका जो पत्र है वो लिखता है, गवर्नर उसको पढ़कर सुनाता है। अब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट ये है कि गवर्नर वही पढ़ेगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिखा है, या फिर गवर्नर उस पर बात कर सकता है या उसको करेक्ट करवा सकता है। कुल मिलाकर अगर उसमें गलत फैक्ट दिए हुए हैं तो फिर क्या गवर्नर फिर भी उसको पढ़ने के लिए बाध्य है? इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर तमिलनाडु सरकार ने या फिर कोई ऑर्डिनेंस पेश किया गया है या फिर विधानसभा से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो पास होने के पास गवर्नर के पास जाता है या केंद्र ऐसा करता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। क्या प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य है? ऐसा प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट उससे सहमत ना हो तो पुनर्विचार के लिए उसको वापस कर सकता है कानून बनाने के सिचुएशन में। और अगर उसमें फैक्चुअली कुछ गलत है तो फिर उसको करेक्शन के लिए कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि विधानसभा से अगर दोबारा पास होकर कोई चीज़ आती है तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर बाध्य है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो वैलिडेक्टरी स्पीच है या जो पहली स्पीच, साल का पहला संबोधन है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज किए गए उस प्रबोधन को मानने के लिए क्या गवर्नर बाध्य है? सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं। गवर्नर के पास गया लेटर कि भाई ये पढ़ना है। गवर्नर ने उस पर कुछ प्राइमरी कंसर्न लिखते हुए, उस पर कुछ समस्याएं लिखते हुए उसको वापस कर दिया। वापस करते समय उन्होंने उस पर लिखा, उन्होंने बताया कि भाई देखो, ये जो प्रावधान हैं ये प्रावधान वैसे नहीं हैं, या इन प्रावधानों पर जो आप कहना चाहते हो वो वैसा नहीं हो सकता। अब उस बात को लेकर जो सवाल पैदा हुआ, वो सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नर ने आखिर लिखा क्या? क्योंकि गवर्नर सही है गलत है ये कैसे पता लगेगा? गवर्नर सही है गलत है वो तो तभी पता लगेगा जब गवर्नर के द्वारा जो बात कही गई है वो देश को पता लगेगी। क्योंकि सरकार वहाँ की ये कहेगी कि हमारे पत्र को पढ़ने के लिए वो बाध्य हैं। गवर्नर के इश्यूज़ हैं। गवर्नर ने 12 तारीख को यानी कि कल के दिन एक प्रेस रिलीज जारी किया गवर्नर हाउस से, और गवर्नर ने पूरी बात बताई, क्योंकि बात अगर अधर में रह जाएगी तो बड़ी भारी समस्याएं होंगी। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को हमारे पास एक चिट्ठी आई थी, मतलब 9 तारीख को हमारे पास एक गवर्नर के एड्रेस के लिए हम राजभवन ने सरकार से एक कई पैसेज का मतलब एक जो स्पीच है वो रिसीव की। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि पूरा शेड्यूल होता है, मतलब जब आएगा गवर्नर के पास तो पूरा शेड्यूल आएगा कि भाई कैसे होगा, लोग खड़े होंगे, ये होगा, 5 मिनट वो बोलेंगे, ये बोलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा क्या बोला जाएगा क्या नहीं बोला जाएगा, लेकिन जो भी है वो गवर्नर के पास एक शेड्यूल आएगा कि भाई 2 मिनट के लिए ये बोलना है, या राष्ट्रगान होगा, या लोग खड़े होंगे, आपको एंट्री मारनी है तो ऐसे करना, वैसे करना। अब जो परंपरा में भारत की है वो ये है कि जैसे ही गवर्नर अपनी स्पीच शुरू करने वाले होंगे, यानी कि गवर्नर बैठेंगे, तो बैठने से पहले वहाँ पर एक राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद गवर्नर अपनी स्पीच करेंगे। स्पीच करने के बाद, और स्पीच कौन सी, जो सरकार ने उनको दी होगी, स्पीच करेंगे। स्पीच करने के बाद गवर्नर के अभिभाषण के बाद फिर से राष्ट्रगान होगा और गवर्नर चले जाएंगे। गवर्नर के जाने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है धन्यवाद डिस्कशन होगा, और गवर्नर की स्पीच पर डिस्कशन होगा। गवर्नर की स्पीच का डिस्कशन का मतलब ये हो गया कि सरकार के लिए सरकार ने जो बोला, क्योंकि गवर्नर तो सरकार का, और आपको एक बात और बता दूं कि जो सरकार होती है ना वो गवर्नर की सरकार मानी जाती है और देश में प्रेसिडेंट की सरकार मानी जाती है, लेकिन उसका रियल मुखिया तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गवर्नर या प्रेसिडेंट उनकी बात मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट बात मानने के लिए बाध्य है तो मुझे लगता है कि फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट है ही क्यों? फिर तो सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर जैसे चाहे वैसे चलाए और प्राइम मिनिस्टर जैसे चाहे वैसे चलाए। इसका मतलब ये हो गया कि किसी न किसी कारण से एक
चैतन्य व्यक्ति को बैठाया गया होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन करेगा। ये बात यहाँ पर भी सामने आई। ऑनरेबल गवर्नर ने सिटी रवि साहब ने सरकार को लिखा, उन्होंने कहा कि हमको नेशनल एंथम पे राष्ट्रगान को सम्मान देना चाहिए, और इसमें बिगिनिंग में गवर्नर के मतलब बोलने से पहले और बाद में राष्ट्रगान होता है जो इस शेड्यूल में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नर का जो स्टेटमेंट होता है वो सरकार के अचीवमेंट्स, सरकार की पॉलिसीज़, सरकार के प्रोग्राम और सरकार के जो कारण है कि वो क्यों ये सेशन बुलाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वो सामने आना चाहिए। यानी कि सरकार, ये जो सेशन आया, सेशन में गवर्नर बताता है कि मेरी सरकार ने ये अचीवमेंट किए हैं, ये मेरी पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसीज़ पर हम काम कर रहे हैं, ये पॉलिसीज़ हमारी अच्छी है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये किया गया है और इसके परिणाम ये निकले हैं। क्योंकि ये तो गवर्नर का सेशन ही का मतलब है कि सरकार की पॉलिसी अचीवमेंट बताया जाए, लेकिन इसमें जो भाषण लिखा है वो भाषण इनको छोड़कर बहुत सारी चीज़ें और बता रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टीशन की बात करता है। पॉलिटिकल पार्टीशन में के अलावा इसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो मिसलीडिंग हैं। मिसलीडिंग से मतलब जो सत्य है राज्य में जो चल रहा है उसके अलावा मिसलीड करने वाले तथ्य इसमें दिए गए हैं जिनको करेक्ट करने की आवश्यकता है और इनके सही व्याख्यान करने की आवश्यकता है। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, मिसलीड करने की प्रदेश को आवश्यकता नहीं और मिसलीड नहीं करना चाहिए, इसलिए इन तथ्यों को सही कर देना चाहिए। ये बात गवर्नर ने लिख दी, लेकिन सरकार का तो उद्देश्य दूसरा था। उसको अचीवमेंट, उसको वहाँ के जो पॉलिसीज़ हैं, उसके वहाँ के जो कार्य हैं, उनको छोड़कर उनको पीछे करना हो तो कंट्रोवर्सी सामने ले आओ। सरकार ने कंट्रोवर्शियल बातें उसमें लिखी हैं, पॉलिटिकल बातें लिखी हैं जो कि केंद्र और राज्य के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कर दें। इसलिए गवर्नर ने कहा कि मैंने अपना एड्रेस किया, मैं सुबह 10 बजे गया, 10 बजे जाने के बाद वहाँ पर राष्ट्रगान नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर जो मतलब स्पीकर और चीफ मिनिस्टर को उन्होंने ग्रीट किया, तमिलनाडु के लोगों को ग्रीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो संत थिरुवल्लुवर हैं उनके बारे में उन्होंने शुरुआत वहाँ से करी, क्योंकि वो जो तमिल कहे जाते हैं वो थिरुवल्लुवर के आधार पर कहे जाते हैं, इसलिए उनके फॉलोवर्स को तमिल का। अब उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट को निकालकर गवर्नर ने कुछ बताने की कोशिश की। उसके बाद गवर्नर सदन का मान रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनका कहना था कि जो उसमें लिखा हुआ था वो मैं नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने फिर उसी बात को दे दिया स्पीकर को कि भाई स्पीकर पढ़ देंगे मेरे बिहाफ पर। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यताएं हैं कि भाई ये काउंसिल मिनिस्टर ही बोलेगा, इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, ये स्पीकर बोलेंगे। स्पीकर ने वो पूरा भाषण जो गवर्नर को बोलना था वो दे दिया। इसके बाद राष्ट्रगान होना था, जैसे ड्यू रिस्पेक्ट होता है कि भाई गवर्नर की स्पीच के बाद राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रगान का जब नंबर आया तो स्पीकर ने सीधा गवर्नर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। गवर्नर के ऊपर हमला करने से मतलब है उनको कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो गोडसे के, नाथूराम गोडसे के फॉलोवर हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं और इनकी पॉलिटिकल अवधारणाएं दूसरी हैं, इसलिए इन्होंने नहीं पढ़ा। ये सब राजनीतिक, मतलब गवर्नर के ऊपर हमला। गवर्नर की पोस्ट का सम्मान नहीं रखा, गवर्नर ने सदन का सम्मान रखते हुए बाइकॉट नहीं किया, गवर्नर ने सदन का सम्मान रखते हुए कोई नेगेटिव बात नहीं कही, गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान रखते हुए स्पीकर को बोला कि आप उसको पढ़कर सुनाएं, मेरे बिहाफ पर पढ़कर सुनाइए भाई, चूँकि आपका है। लेकिन स्पीकर ने जिस प्रकार से गवर्नर की इंसल्ट करना शुरू किया और वहाँ बैठे स्टालिन के गुर्गों ने उसको थपथपाना शुरू किया। स्टालिन के गुर्गे का मतलब स्टालिन का वही बेटा जो, या स्टालिन और उसके ग्रुप के लोग जो ये कहते पाए गए कि सनातन का मतलब क्या, सनातन का मतलब कुछ नहीं, सनातन
को जो ये लोग कह रहे हैं देवी देवताओं का अपमान किया, दुनिया भर की बातें उसने कही थी, किसी को मच्छर कह दिया, मक्खी कह दिया, ये वो। आप सोचिए कि तमिलनाडु जो जो संत तिरुवल्लुवर के आधार पर बहुत रिच कल्चर संसार का माना जाता था, उस रिच कल्चर को आज की वहाँ की सरकार के मुखिया और सरकार के वो लोग जिन्होंने ईसाईयत स्वीकार कर ली है, तो आप सोचो कि राष्ट्र भी उनको स्वीकार नहीं है, राष्ट्रगान भी स्वीकार नहीं है। अब इस आधार पर कहा तो ये जा सकता है कि भाई वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, लेकिन राष्ट्रपति शासन उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सरकार जो करना चाहती है वो जनता के सामने आना चाहिए, चुनाव में पलटवार होना चाहिए, चुनाव उसको पलटेगा। अब चुनाव उसको पलटेगा तो उसके लिए घड़ा भरना जरूरी है। शिशुपाल के द्वारा 99 अपराध करना आवश्यक है, 100 जब पूरे होंगे तब कहीं विनाश होगा। तमिलनाडु को मुझे लगता है कि पूरे देश को रिएक्ट करना चाहिए। तमिलनाडु के जो संत समाज के लोग हैं या फिर जो तमिलनाडु का बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो तमिलनाडु में क्या करना चाहते हैं ये तय करें। बहुत सारे परिवर्तन तमिलनाडु में दिखाई दिए ये सरकार बनने के बाद। परिवर्तन ये दिखाई दिए कि मंदिरों की ज़मीनें 47,000 एकड़ ज़मीन गायब हो गई। हाईकोर्ट ने पूछा मंदिरों के अंदर जो वहाँ रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट पास हुआ, वो रिलीजियस एंडोमेंट के तहत जो अधिकारी अपॉइंट किए गए वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मंदिरों में जो चढ़ावा बढ़ता है वो तमिलनाडु सरकार ले लेती है और उससे अपने लोगों की सैलरी निकालती है। तमिलनाडु सरकार काम करने को तैयार नहीं है, कुछ प्रोग्रेस करने का उनका मूड नहीं है। लेकिन देश भर से जो सैलानी वहाँ पर जाते हैं, देश भर से जो भक्त जाते हैं, देश भर से जो तीर्थाटन करने जाते हैं, उनके द्वारा चढ़ाया गया धन जो तमिलनाडु में चढ़ता है, उस धन की उगाही भी सरकार कर लेती है। क्या ईश्वर इनको माफ़ करेगा? क्या देश की जनता इनको माफ़ करेगी? क्या तमिलनाडु को ईसाई नाडु बनाना चाहते हैं? ये सब प्रश्न सामने हैं। देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो देश में ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि रिलीजन मतलब कुछ नहीं, देश का अपना स्वभाव नहीं, देश का अपना वर्तमान भविष्य कुछ नहीं, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चाहे खालिस्तान की तरफ से किया गया सपोर्ट हो, केजरीवाल सपोर्ट करके चला रहे हों, या कुछ और हो रहा हो, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है हमारे देश में। यह बहुत चिंता का विषय है और बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक देश में जनता ही जनार्दन होती है, इसलिए सरकारें 356 लगा दें, सरकारें गिरा दी जाएं, सरकारें उठा, ये इंदिरा गांधी परिवार के हथियार हो सकते थे, आज की डेमोक्रेटिक सरकारों के नहीं हो सकते। इसलिए ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इन विषयों पर हम चर्चा करें, इन विषयों में तमिल में लोगों को मैसेज दें। हमारे इस लेक्चर को भी अगर तमिल में कोई कन्वर्ट करके चला सकता है तो मुझे लगता है कि उसको चलाना चाहिए। एक कॉपी मुझे भी दो, मैं भी शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।